हेलो बच्चों, मोशनल ईएमआई को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने मूविंग कंडक्टिंग रॉड के बारे में पढ़ा था। मूविंग कंडक्टिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है, और मूविंग कंडक्टिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने देख लिया था, BVL साइन थीटा, और इंड्यूस करंट BVL साइन थीटा बाय आर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और रॉड अगर लीनियर नहीं होती, नॉन लीनियर होती है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी हमने कल देख लिया था। आज हम बात करते हैं रोटेटिंग रॉड की। एक ऐसी रॉड जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड है जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये वो कंडक्टिंग रॉड है। ये रॉड इस तरह से, ये रॉड का सेंटर है, और ये रॉड इस सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। रॉड का ये हैंड O है और ये हैंड A है, एंड O ऑफ द रॉड ये इस सर्किल का सेंटर बना रहा है, और इसका जो दूसरा एंड A है वो सरकमफ्रेंस पर है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हल्का सा डेरिवेशन कर लें। यहाँ से x डिस्टेंस पर आपने एक एलिमेंट ले लिया है dx विड्थ का, तो आपको ये दिखेगा कि ये एलिमेंट है जो जिसकी विड्थ dx है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस एलिमेंट में आएगा वो हो जाएगा dE, जो हो जाएगा BVL साइन थीटा के हिसाब से। यहाँ पर L जो है वो इसकी लेंथ ले लेंगे हम, ये लेंथ है इसकी, ये वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तीनों परपेंडिकुलर है। साइन थीटा की जगह तो 1 आ जाएगा, और इसकी लेंथ की जगह BV/dx रख दिया। V इक्वल टू ओमेगा R होता है रेडियस, और रेडियस हमने इसके लिए x। x dx का हम इंटीग्रेशन करेंगे एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा हाफ V ओमेगा L स्क्वायर। फिर आप उसके बाद में राइट हैंड रूल लगा करके
ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एंड नेगेटिव और कौन सा एंड पॉजिटिव होगा। फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और थंब को वेलोसिटी में। ठीक है ना। जैसे हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो आप अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखेंगे, तो इसका एंड ओ आपको पॉजिटिव दिखेगा और ये नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ये, और रोटेशन इसका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सेंटर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो सेंटर पर जो भी एंड होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से हम इंड्यूस ईएमएफ पता लगाएंगे। अब मान लीजिए कि अगर ये रॉड इस तरह से होती, ये रॉड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती, इसके दोनों एंड सर्कमफ्रेंस पर होते, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका एंड ए और ये इसका एंड बी। रोटेशन इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर तो रॉड है ए बी, लेकिन आप इसको कंसीडर करें दो पार्ट्स में। एक रॉड आप लेंगे ओ से ए और एक रॉड लेंगे आप ओ से बी, क्योंकि तभी तो हमने तो ऐसी रॉड ली थी जिसका एक एंड कहां पर हो, सेंटर पे हो। तो ओ सेंटर पे हो गया दोनों का, और ए सर्कमफ्रेंस पर और बी सर्कमफ्रेंस पर। तो इसमें आप देख रहे हो सेंटर पॉजिटिव होगा तो ओ पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ए नेगेटिव, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ओ पॉजिटिव और बी नेगेटिव। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपको दो सेल या दो ईएमएफ दिखाई देंगे, और इन दोनों के पॉजिटिव रहेंगे ओ पर दोनों का पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव चले जाएंगे सर्कमफ्रेंस पर, एक ए और एक बी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आप देख रहे हैं तो ए और ओ के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा। ठीक है ना, इसकी लेंथ, पूरी लेंथ एल है, तो आधी लेंथ L/2 हो जाएगी, और इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ ए और बी के बीच में 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव पर हैं। तो यहाँ पर ए और बी यानी एंड ऑफ द रॉड सेम पोटेंशियल पर होंगे, तो ए और बी के बीच में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आएगा। तो रोटेटिंग रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में आता है? इन रोटेटिंग रॉड जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच। तो बजाय रॉड के एंड्स को आप हमेशा सर्कमफ्रेंस और सेंटर को ही देखें, तो आपको दिखेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि रॉड ऐसी होती है, ये रॉड है और इसको आपने यहां से धागे से बांध रखा है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सेंटर तो यहाँ हो जाएगा, और जब ये रॉड रोटेट करेगी जब ये रॉड रोटेट करेगी तो सेंटर तो एक होगा लेकिन सर्कमफ्रेंस दो होंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि ये पूरा दिख जाए। ठीक है ना। अब इसका आप देखेंगे कि जब ये रॉड रोटेट करेगी तो सेंटर तो ओ रहेगा लेकिन सर्कमफ्रेंस दो होंगे, एक ए पर और एक बी पर, जब ये रॉड रोटेट करेगी। इसका एंड बी जो है वो तो इस पाथ पर रोटेट करेगा, और इसका एंड ए जो होगा, ये वाला एंड, ये छोटे सर्किल पर रोटेट करेगा। ठीक है ना। तो एंड एंड ए जो होगा वो इस सर्किल पर रोटेट करेगा, जैसे जैसे ये रॉड यहाँ पे आ जाएगी, और एंड बी जो होगा वो यहाँ रोटेट करेगा। तो यहाँ पर भी दो इंड्यूस ईएमएफ बन जाएंगे। लेकिन अब आप देखते हैं कि ओ से लेके ए तक तो कोई रॉड है ही नहीं, ठीक है ना। तो अब आप इंड्यूस ईएमएफ कैसे पता लगाएंगे? तो इंड्यूस ईएमएफ अब पता लगाने का मेथड वही है जो हमने पहले शुरू में किया था। शुरू में जब हमने इंड्यूस ईएमएफ लिया था तो हमने बी ओमेगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से एल तक किया था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, L1 से L2 तक करेंगे। तो ये इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा हाफ पी ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। L2 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, और L1 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो ये इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है। अगर रोटेटिंग व्हील आता है, इसको एक बार फिर देख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो कि हमने कैसे इंटीग्रेशन, क्योंकि आप देखिए जब हमने शुरू में इंटीग्रेशन किया था तो हमने 0 से लेकर के L तक किया था। यहाँ पर देखिए आप, हमने इंटीग्रेशन 0 से L किया था क्योंकि रॉड का ये एंड x इक्वल टू 0 पे था और ये x इक्वल टू L पर था। लेकिन अब तो ये रॉड जो है वो इस तरह से है कि इसका एक एंड L1 पर और एक एंड L2 पर है, तो हमने इसका इंटीग्रेशन L1 से L2 तक किया है। रोटेटिंग व्हील वो होता है जिसमें बहुत सारी रॉड्स लगी होंगी। ये रॉड है,
इस तरह से ये रॉड्स हैं। ठीक है, अब इन सब के एंड्स जो हैं सेंटर पे हैं और दूसरे एंड जो हैं वो सर्कमफ्रेंस पर हैं। आपने एक बात तो यहाँ पे पढ़ लिया है कि अगर रॉड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड देखा, यहाँ पर क्रॉस है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब सेंटर पॉजिटिव होगा। सेंटर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हर रॉड का सेंटर यहाँ पर पॉजिटिव होता जाएगा और सर्कमफ्रेंस सबका नेगेटिव होता जाएगा। सेंटर पॉजिटिव, सर्कमफ्रेंस नेगेटिव। तो जितने भी स्पोक्स हैं उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और ये सारे के सारे पैरेलल में जुड़ेंगे। पैरेलल में इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पर, सबका नेगेटिव एक पॉइंट पर है। तो आप देखेंगे कि सबके पॉजिटिव सबके पॉजिटिव रहेंगे सेंटर पे और सबके नेगेटिव रहेंगे सर्कमफ्रेंस पर। तो ये सारे के सारे सेल पैरेलल में हो जाएंगे। सर्कमफ्रेंस को ही हम इस व्हील का रिम कहते हैं, रिम। तो फिर बिटवीन सेंटर एंड रिम इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा, चाहे सेल कितने भी हों, पैरेलल में तो एक ईएमएफ के बराबर ही होगा। एल इज द लेंथ ऑफ स्पोक या लेंथ ऑफ रॉड दे रखा है आपको यहाँ पर, और अगर आपको लेंथ नहीं दे रखा तो आप इसे इस व्हील का रेडियस भी मान सकते हैं। तब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला यूज करके हम डिस्क में भी पता लगाएंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन center and circumference of disk of conducting disk तो कंडक्टिंग डिस्क है अगर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि सॉरी ये डिस्क है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी सरफेस को क्रॉस करके ऊपर से नीचे की तरफ जाए। तो अगर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है,
और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो इसका सेंटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, सरकमफ्रेंस नेगेटिव। और सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच बिटवीन सेंटर एंड सरकमफ्रेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, जैसा व्हील में होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सॉरी। ठीक है, तो ये था मोशनल ईएमआई। जिसमें हमने अलग अलग केसेस में कंडक्टर्स जब मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है। तो मूविंग रॉड के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आया था BVL sin थीटा, और रोटेटिंग रॉड में आया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, रोटेटिंग व्हील में आया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, और रोटेटिंग डिस्क में आया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जब कभी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो सेंटर हमेशा पॉजिटिव होता है और सरकमफ्रेंस नेगेटिव। ये इसका अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। मोशनल दो तरह के हमने ईएमआई पढ़ लिए थे, एक जनरल ईएमआई और एक मोशनल ईएमआई। उसके बाद में जो आता है वो होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वजह टाइम वेरिंग करंट होती है, यानी ऐसी करंट जो टाइम के साथ में बदल रही हो। सेल्फ इंडक्शन के लिए आपके पास में एक कॉइल होनी चाहिए, सिर्फ एक कॉइल। उस कॉइल में करंट होनी चाहिए और उस करंट में चेंज होना चाहिए। ये तीन बातें जब मिल जाती हैं तो सेल्फ इंडक्शन की घटना होगी। कंसेप्ट केवल इतना सही है इसके अंदर कि अगर कोई कॉइल है, जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है, मान लीजिए कोई सर्कुलर कॉइल है, और सपोज कीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रही है ना। कितनी करंट है, आई। तो अगर इसमें करंट आई है तो इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है NAB। क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है तो B की जगह हो जाएगा म्यू नॉट NI/2R। सब मिलाकर के अगर मैं इस फ्लक्स को देखता हूँ यहाँ पर, तो यह है म्यू नॉट N² म्यू नॉट N² बाय 2R इंटू आई। तो आप देख रहे हैं फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। अगर ये करंट बदलने लग जाएगी तो ये फ्लक्स भी बदलने लग जाएगा, और ये फ्लक्स बदलने लगेगा
तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसी कॉइल में, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इंड्यूस करंट भी आएगी। यानी एक ही कॉइल में दो करंट फ्लो होने लगेंगी। एक तो वो करंट जो पहले से फ्लो हो रही थी, जो चेंज हो रही है, और उसकी वजह से एक करंट और आ गई, वो करंट बनेगी इंड्यूस करंट। अब ये इंड्यूस करंट कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप सबसे पहले देखेंगे कॉइल, ये कॉइल है, फिर आप देखेंगे इसमें मेन करंट, मान लेता हूँ ये मेन करंट है, मेन करंट है इसमें आई, सपोज कीजिए ये आई, मान लीजिए कि इसमें ये करंट इंक्रीज हो रही है और इसमें ये करंट डिक्रीज हो रही है। करंट दोनों एक जैसी है, बिल्कुल एक ही मैग्नीट्यूड है, एक ही डायरेक्शन है, लेकिन एक में करंट बढ़ रही है और एक में करंट घट रही है। इंक्रीज और डिक्रीज होने का मतलब करंट चेंज हो रही है, तो दोनों में इंड्यूस करंट आएगी, और इंड्यूस करंट हमेशा चेंज का अपोज करती है, तो इसमें इंड्यूस करंट मेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। यानी कि ये जो करंट दिख रही है आपको अंदर, ये है इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में आई जब मेन करंट बढ़ी तब, और जब ये करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट इसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में मेन करंट थी, ताकि ये इसके घटने का अपोज करे। तो यहाँ इंड्यूस करंट सेम डायरेक्शन में आएगी। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा आप ढंग से। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन में अब पूरी घटना क्या हो रही है ये हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स फ्रॉम द कॉइल, किसी भी कॉइल का जो फ्लक्स होता है वो उसकी खुद की करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटेगी तो फ्लक्स घटेगा। या phi equal to Li, where L is a constant which is called self induction coefficient, या इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं हेनरी, क्योंकि L की जो वैल्यू होती है वो है phi by I। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। इसमें फाई की जगह आप रखोगे Li, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस L डी आई बाई डी टी, और इंड्यूस्ड करंट आएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी माइनस L बाय आर डी आई बाई डी टी। अब इसमें दो करंट दिख रही हैं आपको, एक लेफ्ट साइड में जो करंट है
ये तो इंड्यूस्ड करंट है, और di/dt जो है वो है रेट ऑफ चेंज इन मेन करंट। मेन करंट चेंज हो रही है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट आ रही है। नेगेटिव साइन जो है वो लेंज लॉ को दिखा रहा है, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा साइन लेना है। अगर मेन करंट बढ़ रही होती है यानी कि di/dt पॉजिटिव है तो इंड्यूस करंट नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। और अगर मेन करंट घट रही है तो di/dt खुद नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से अब इंड्यूस करंट पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में मेन करंट फ्लो हो रही थी। तो एक बार नोट कर लीजिए इसको भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट को। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप के आते हैं। सेल्फ इंडक्शन पर 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें एल पता लगाना होता है। दूसरा क्वेश्चन वो होता है जिसमें हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पता लगानी होती है। और तीसरा जो होता है वो आरएल सर्किट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे और अलग अलग कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। तो उसका इजी फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको। L इक्वल टू 5/I तो है ही, 5/I, और ये होगा NAB/I। N, A और B तीनों आपको एक ही कॉइल के लेने हैं। जैसे कि सर्कुलर कॉइल आ गया, N इसका एरिया हो जाएगा πr² और B की जगह हो जाएगा μ0NI/2R। I का डिवाइड करेंगे, I से I कैंसिल हो जाएगा और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा μ0N² πr/2, यानी L is directly proportional to N² R, where N is the number of turns and R is the radius. इसी तरह से अगर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के लिए L इक्वल टू NAB/I, N क्रॉस सेक्शन एरिया इसका πr², मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका B इक्वल टू μ0, नंबर ऑफ टर्न्स आपने N लिए हैं तो लेंथ का डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है μ0NI, और नीचे भी है I। इस I से ये I कैंसिल हो जाएगा तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आएगा μ0N² πr²/L, जिसमें N है नंबर ऑफ टर्न्स, ध्यान रखिएगा, L है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और R इज द क्रॉस सेक्शन रेडियस।
रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसी तरह से आप टॉयड का भी ला सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर कॉइल का लाना है या इक्विलेटरल ट्रायंगल कॉइल है तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा L इक्वल टू N, इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड याद है तो ठीक है, 9/2 होता है म्यू नॉट। देखिए मैंने आपको म्यू नॉट Ni/πa sin π/n tan π/n, ये मैंने आपको पॉलीगॉन का फॉर्मूला बताया था। इसमें आप n की जगह 3 रखेंगे तो sin π/3 √3/2 हो जाएगा, और ये tan π/3 √3, और यहाँ पर भी 3 आएगा, √3 × 3 तो ये 9/2 होता है π/n। 9/2 म्यू नॉट तो ही 9/2 Ni बाय पाई ए। एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है। अब आप 9 को बाहर ले लीजिएगा, 8 को √3 जो भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे आप स्क्वायर कॉइल के लिए भी करेंगे। स्क्वायर कॉइल के लिए यहाँ पे एन की जगह 4 रख देंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पर इन जनरल सभी के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, where n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस आप इस तरीके से पता लगाएंगे। अलग अलग कॉइल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, phi/i या NAB/i। करंट का डिवाइड करना ना भूलें। सेल्फ इंडक्टेंस कभी भी करंट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि करंट हमेशा कट जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट टू द करंट। सेल्फ इंडक्टेंस कभी भी करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? शेप और साइज पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, और मीडियम पर। जैसे कि ये सोलेनॉइड है, कॉइल के अंदर यहाँ एयर है, तो L एयर म्यू नॉट N स्क्वायर πr² आएगा। और इसी के अंदर आपने कोई फेरोमैग्नेटिक मीडियम डाल दिया है, तो अब हो जाएगा L मीडियम, तो म्यू नॉट के साथ में म्यू आर भी आने लगेगा। यानी L मीडियम बाय L एयर बराबर होता है म्यू आर, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी, जो हमने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बराबर होती है। ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन फैक्टर्स पर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अगर दो कॉइल सीरीज में होती हैं तो इनका सेल्फ इंडक्टेंस L1 प्लस L2 होता है। पैरेलल में 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 होता है। ये वही रूल है जो रेजिस्टेंस में लगते हैं। ठीक है।
तो इन सभी बातों को आप ध्यान से देखिएगा। आज जो भी पढ़ाया है इन सभी बातों के ऊपर आप ध्यान लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ जहाँ पर आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा। डीपीपी मैंने आपको दे रखी है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मूविंग रॉड, रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग व्हील, रोटेटिंग डिस्क, इन सभी के फॉर्मूले याद रखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस हमने स्टार्ट किया है। सेल्फ इंडक्टेंस के बाद में लास्ट टॉपिक इसमें जो बचेगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, और क्वेश्चंस इसमें से आते ही हैं, पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।